Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 27th of February 2023. 27 फरवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करने में कोई शर्म नहीं है, आप लाइक कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। आसान सवाल है, ग्रीशम्स लॉ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रीशम्स लॉ इनमें से किससे रिलेटेड है? फर्स्ट ऑप्शन इज इकोनॉमिक्स, सेकंड इज फिजिक्स, थर्ड इज केमिस्ट्री एंड डी इज बायोलॉजी। तो ग्रीशम्स लॉ आपको बताना है किससे रिलेटेड है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप यू ऑल मस्ट हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ए, इकोनॉमिक्स। अच्छा देखो, ग्रीशम्स लॉ है क्या, वो बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। ग्रीशम्स लॉ एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है जो कहता है बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी। बैड मनी जो है वो ड्राइव आउट कर देती किसको? गुड मनी को। अब देखो कैसे करती, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दूंगा। सपोज करो आपके करेंसी में सोने के सिक्के चल रहे हैं, ठीक है, सोने के सिक्के, ठीक है। अब अचानक से करेंसी में बोल दिया जाए कि सेम वैल्यू का, सपोज 1 यूनिट का सोने का सिक्का था, बोल रहे सेम उसी 1 यूनिट का एक तांबे का सिक्का आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, तांबे के सिक्के देने लगेंगे और सोने के सिक्के रखने लगेंगे अपने पास। तो इसका मतलब क्या है कि लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे जो इनहेरेंटली यानी इंटरनल वैल्यू जिसकी ज़्यादा थी, सोने की ऑब्वियसली बात है इंटरनल वैल्यू, इनहेरेंट वैल्यू ज़्यादा है, इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, तो लोग क्या करने लगेंगे कि सोने के सिक्के होल्ड करने लगेंगे और मतलब जो तांबे के सिक्के उनका यूज़ करने लगे। तो सर्कुलेशन में धीरे धीरे सोने के सिक्के बिल्कुल गायब हो जाएंगे क्योंकि लोग उसको अपने पास रख लेंगे और सिर्फ तांबे के सिक्के रह जाएंगे। तो गुड मनी को ड्राइव आउट किसने कर दिया? बैड मनी ने। तो यही है ग्रीशम्स लॉ। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेंटली डिस्क्राइब्स बॉयंसी। बॉयंसी का मतलब एग्जैक्टली क्या है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप प्लीज़ इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। बहुत ही आसान सवाल है अगर आप कर पाएँ तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बॉयंसी इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ फ्लूइड, ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप सब जानते होंगे, उसी से रिलेटेड है ये बॉयंसी। तो ये दैट इज दिस पार्ट। तीसरा सवाल एक और बहुत प्यारा सवाल है, विच ऑफ द following is the law of economics that suggests that a consumer consumes more and more unit of a particular product, the additional satisfaction or utility that the consumer derives from each additional unit of the product decreases। वो कौन सा लॉ है जिसमें जैसे जैसे आप एक यूनिट कंज्यूम करते रहोगे किसी प्रोडक्ट की, धीरे धीरे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। तो बहुत ही प्यारा सवाल है ये। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। पॉज करिए, अटेम्प्ट करता हूं मैं अब आपको। अब इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर है सी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोग को, हालांकि ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे आप एक प्रोडक्ट कंज्यूम करते जाएंगे, धीरे धीरे विद एवरी स्लाइस, विद एवरी बाइट, द वैल्यू ऑफ दैट डिक्रीजेज। सपोज करो आपने एक केला खाया, आपकी थोड़ा भूख खत्म हुई, तो आपको एक पहला जब भूख में केला खाएंगे तो केला बहुत अच्छा लगेगा, फिर दूसरा खाएंगे तो कम अच्छा लगेगा, तीसरा कम, चौथा कम, पांचवा और कम, बिल्कुल कम हो जाएगा कि आपको बिल्कुल मन ही नहीं पड़ेगा खाने का। तो ये है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये 3 सवाल थे आज के। मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस की तरफ। पहली जो न्यूज़ है वो है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 हो रही है। डेजर्ट फ्लैग 8 कहाँ हो रही है? पहला सवाल ये इंपॉर्टेंट है, ये हो रही है यूएई में, ठीक है ना। एयर बेस है अल धाफरा, वहाँ पे यूएई का एयर बेस है, वहाँ पर ये डेजर्ट फ्लैग 7 और 8 हो रही है। एंड इसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, हालांकि यूएसए, कोरिया, स्पेन, मोरक्को, बहरीन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, फ्रांस, यूएई, ये सब कर रहे हैं। पहली बार है जब एलसीए तेजस यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ऑफ इंडिया will also participate in this military exercise and इंडिया ने 2 C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड 5 तेजस एक्सरसाइज में भेजे हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंडिया की ये पहली एक्सरसाइज है जिसमें डेजर्ट फ्लैग में इंडिया पार्टिसिपेट करा है। सेकेंड टाइम है, फर्स्ट टाइम 2021 में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना। तो ये भी याद रखेगा। तीसरी एक और चीज़ बता दूं आपको कि यूएई के साथ इंडिया और एक्सरसाइजेस करता है, जैसे कि एक एक्सरसाइज है बिलाट, BILAT, बिलात एक्सरसाइज है, और दूसरी है ईगल 2, इसमें एयरफोर्स के साथ करता है ईगल 2। तो ईगल 2 और बिलात जो है, दीज आर द 2 एक्सरसाइजेस विच आर डन बिटवीन इंडिया एंड यूएई। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट।
दूसरी न्यूज़ की तरफ आते हैं। संत सेवालाल महाराज की जो बर्थ एनिवर्सरी उसको कम्मेमोरेट किया जा रहा है। संत सेवालाल महाराज जो थे इनको बंजारा लीडर माना जाता था। ही इज़ अ रिलीजियस लीडर ऑफ बंजारा कम्युनिटी एंड नाउ दिस द आज़ादी का अमृत महोत्सव अंडर दैट इट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। संत सेवालाल महाराज लिख लो आप लोग, ये क्वेश्चन आ सकता है। संत सेवालाल महाराज, ही वॉज द रिलीजियस बंजारा लीडर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सेलिब्रेट कर रही है। संत सेवालाल महाराज का जन्म जो हुआ था वो 15 फरवरी 1739 में हुआ था एंड ये हुआ था शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में एंड इज कंसीडर्ड अ सोशल रिफॉर्मर, अ स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द बंजारा कम्युनिटी। It is believed that there is a population of about 10 to 12 crore Banjara community across the country and Sant Sevalal ji traveled across the country with his Ladenia troop to serve especially the forest dwellers and nomadic tribes। तो forest dwellers और nomadic tribes को ये सर्व करते थे and he had extraordinary knowledge, excellent skills, spiritual background in Ayurveda and naturopathy and he was able to dispel and eradicate myths and superstitions prevalent in the tribal communities। तो बहुत सारे myths and superstitions भी इन्होंने दूर किए थे संत सेवालाल जी ने, ठीक है ना। हालांकि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि अमंग सच कम्युनिटीज़ द बंजारा कम्युनिटी सेटल्ड अक्रॉस द कंट्री विद डिफरेंट नेम्स एंड दे हैव परमानेंटली अबैंडन्ड, सम ऑफ देम हैव परमानेंटली अबैंडन्ड देयर नोमैडिक लाइफस्टाइल एंड दे हैव सेटल्ड इन देयर सेटलमेंट्स कॉल्ड तांडाज। तो बंजारा कम्युनिटी के जो सेटलमेंट्स हैं, हालांकि बंजारा बाय नेम हर्डर्स होते हैं, घूमते रहते हैं बंजारा, बट नाउ सम ऑफ देम हैव लेफ्ट देयर नोमैडिक लाइफस्टाइल एंड दे हैव सेटल्ड इन देयर सेटलमेंट्स। इनको टांडास कहा जाता है, ठीक है ना। एंड स्टेट्स लाइक कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, याद रखिएगा। संत सेवालाल महाराज बेसिकली ही बिकेम द सिंबल ऑफ एवरी बंजारा फैमिली एंड ही सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फैनफेयर, याद रखिएगा। एंड ये आप याद रखिएगा द समाधि स्थल ऑफ सेंट सेवालाल महाराज जी वॉज मनोरा तालुका ऑफ वाशिम डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। और ये जो जगह है मनोरा तालुका ऑफ वाशिम डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, इसको बंजारा काशी भी कहा जाता था, यानी बंजारों का काशी, ठीक है ना, बंजारा काशी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो जो फैक्चुअल न्यूज़ आइटम्स है थोड़ा लास्ट से हम देखते हैं, फ्रंट के पेज की हो गई थी। रशिया एक्यूजेस यूएस एंड एलाइज ऑफ ओपन ब्लैकमेल अहेड ऑफ G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट। तो ऑब्वियसली बात है रशिया एक्यूज़ कर रहा है यूएस को और वेस्टर्न एलाइज को। हालांकि इंडिया की तारीफ़ की है रशिया ने, यहाँ आप बहुत अच्छे हैं, हमारे अगेंस्ट वोट नहीं करते, बहुत अच्छी है सारी चीज़ें। G20 के मेंबर्स के एक बार नाम मैं आपको बताना चाहता था इस आर्टिकल में, तो मैं बता देता हूँ। ए से स्टार्ट करते हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया ए से हैं, बी से फिर ब्राज़ील है, सी से कनाडा, चाइना है, फिर डी से कोई नहीं है, ई से ईयू है, फिर एफ से फ्रांस है, जी से जर्मनी है, एच से कोई नहीं है, आई से इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, फिर जे से जापान है, फिर के एल से कोई नहीं है, एम से मैक्सिको है, एन ओ पी क्यू इनसे कोई नहीं है, आर से रशिया है, एस से सऊदी अरेबिया है, फिर एस से साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है, टी से टर्की है, यू से यूके है, यू से यूएसए भी है ना। तो ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये मेंबर्स हैं G20 के एंड 90% ग्लोबल जीडीपी का, 80% ग्लोबल ट्रेड का एंड 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ये पूरा G20 में समाया हुआ है। 90% ग्लोबल जीडीपी का, 80% ग्लोबल ट्रेड का एंड 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, यानी 67% के आसपास वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप यू विल रिमेंबर देम एज वेल, इनको याद रखिएगा। आगे देखते ई संजीवनी इज़ अ ग्रेट बून शोज पावर ऑफ डिजिटल मीडिया। तो ई संजीवनी क्या है, देखो 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था ई संजीवनी ओपीडी। इसको ई संजीवनी ओपीडी याद रखिएगा। इसको टेली कंसल्टेशन के लिए, टेली मेडिसिन के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया था। टेली मेडिसिन या टेली कंसल्टेशन। तो टेली मेडिसिन या टेली कंसल्टेशन क्या होता है, जैसे कि आप ऑनलाइन आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या कर सकते हो, डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन ले सकते हो। वो आपको आपके सिम्टम्स सुन लेंगे, आपके देख लेंगे और उसके बाद वो आपको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर देंगे, आपका इलाज भी चालू कर देंगे।
तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस देयर इज़ एन अमेजिंग बॉन्ड बिटवीन अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर, एंड ई संजीवनी के माध्यम से ये बॉन्ड और ज़्यादा मजबूत होती दिख रही है ना। स्पेशली कोविड के टाइम पे जब देखा गया कि लोग जा नहीं पा रहे हैं हॉस्पिटल्स और जगह नहीं है वहाँ पे हॉस्पिटल्स में पैर रखने की, तो ऐसे में टेली कंसल्टेशन या टेली मेडिसिन बहुत ज़्यादा कारगर है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है थोड़ा इंटरकनेक्टेड नहीं है, जहाँ पे प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, रेलवेज़ नहीं है और ये सारी चीज़, वहाँ पर भी ये रगड़ ट्रेन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है आपका ये टेली कंसल्टेशन या ई संजीवनी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन बता रहा हूँ कि हिंदू में भी ये न्यूज़ आई थी। हालांकि जब मैं फ्रंट पेज में कर रहा था तो मैंने पीआईबी से न्यूज़ कराई थी, तो उनकी 284th बर्थ एनिवर्सरी है संत सेवालाल जी की। अच्छा, इसमें एक इशू आ गया था, इशू ये आ गया था कि कई जगहों पे बंजारा कम्युनिटी एसटी के रूप में डिक्लेयर्ड है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इन स्टेट्स में एसटी कम्युनिटी के रूप में बंजारा है। वहीं पे कई जगहों पे जैसे हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, इन जगहों पे ये आपके एससी के उसमें मेंटेन्ड है, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट में मेंटेन्ड है। और वहीं पे कुछ जगहों पे ये ओबीसी भी है, छत्तीसगढ़, दमन एंड दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इस कारण से संत सेवालाल जी को क्लेम करने वाले बहुत हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि ये ट्राइबल्स के ही हैं। इंडिया यूके एग्री टू मेक प्रोग्रेस ऑन ट्रेड पैक्ट। अब इंडिया यूके ने कहा है कि ठीक है, हम जल्द से जल्द अपना जो ऑनगोइंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो करने की कोशिश करते हैं एंड स्विफ्टली ऑर्गेनाइज कर लेंगे हम नेक्स्ट जो बायलैटरल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग सून हम करेंगे। एफटीए क्या होता है? देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेट मी शो यू वन देखो मेरे पास एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है कंट्रीज़ के बीच में होता है या रीजनल ब्लॉक्स के बीच में होता है टू रिड्यूस और एलिमिनेट द ट्रेड बैरियर्स, है ना। दोनों कंट्रीज जब एक दूसरे के साथ ट्रेड बैरियर्स एलिमिनेट कर देते हैं। अब ट्रेड बैरियर कैसे एलिमिनेट किया जाता है? म्यूचुअल निगोशिएशंस के साथ और इन्हांस करने के लिए ट्रेड को। अब इसमें क्या करते हो आप बेसिकली जो ड्यूटीज़ रहते हैं, जो टैरिफ्स रहते हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी हो गए, टैरिफ हो गए, ये जो रूल्स ऑफ ओरिजिन हो गए, ये सब जो नॉन टैरिफ मेजर्स हैं, सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्स हैं, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये सारे आप रिमूव कर देते हो। जब आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हो ना, तो ये सारे आपके लिमिटेशंस रिमूव हो जाते हैं कि भैया रूल्स ऑफ ओरिजिन होना चाहिए, कस्टम ड्यूटी होनी लगेगी, टैरिफ लगेगा, फाइटो सैनिटरी बैरियर्स लगाए गए हैं, है ना। ये सारी चीज़, ये सब हट जाते हैं, ये सब नेगोशिएट करके हटा दिए जाते हैं। दो तरीके के होते हैं, याद रखिएगा, एफटीएस होता है और दूसरा होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी होता है। डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता दूं, प्रेफरेंशियल ट्रेड में और एफटीए में, एफटीए ज़्यादा डीप होता है, इट्स वेरी डीप, इट्स वेरी इलैबोरेट। वहीं पे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट ज़्यादातर केवल ट्रेड के लिए होता है, ज़्यादातर केवल गुड्स के लिए होता है ना। द प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट इज बेसिकली कन्फाइंड टू गुड्स, है ना, तो याद रखिएगा। एंड दे आर नॉट वेरी इलैबोरेट, बट एफटीएज आर वेरी इलैबोरेट, ठीक है ना। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बहुत प्यारी चीज़ बताने वाला हूँ, देखो आपको मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूँ तो 11 कंट्रीज, 11 ग्रुप्स के साथ इंडिया का एफटीए है और 6 के साथ पीटीए है। श्रीलंका के साथ हमारा एफटीए है, याद रखिएगा। साफ्टा यानी कि साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ हमारा साफ्टा के रूप में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है ना। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका थे। फिर इंडिया भूटान का हमारा एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड ट्रांजिट है, ये भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इंडिया थाईलैंड की अर्ली हार्वेस्ट स्कीम है, ये भी एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड द ये आपका किंगडम ऑफ थाईलैंड। इसके अलावा इंडिया सिंगापुर के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, CECA जिसको हम बोलते हैं, है ना। इंडिया आसियान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आसियान नेशंस के साथ। फिर इंडिया कोरिया के बीच में भी इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो रखा है। इसके अलावा इंडिया जापान के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। इंडिया मलेशिया के बीच में है, इंडिया मॉरिशियस के बीच में है। इसके अलावा इंडिया नेपाल के बीच में भी है। फिर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हमारा एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट याद रखिएगा, दैट इज अनदर थिंग। इसमें बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, लाओस, श्रीलंका, ये सब मेंबर्स हैं। फिर इसके अलावा ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस, ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस भी एक तरीके का प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है
विच इज़ अ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइंड ऑन 13 अप्रैल 1988, 1988 में साइन किया गया था, ये आपका याद रखेगा, है ना। और इसके अलावा इंडिया अफगानिस्तान के बीच में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। इंडिया और मर्कोसर जो ग्रुपिंग, मर्कोसर साउथ अमेरिकन ग्रुपिंग है, याद रखिएगा, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे, ये सब मर्कोसर कंट्रीज़ में आते हैं। तो ये 2000 मतलब उसमें 9 में आया था और इनकॉर्पोरेट हुआ था 2015 में। तो ये भी एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया चिली के बीच में पीटीए है, इंडिया सार्क के बीच में पीटीए है, और ये सारे आपको इंपॉर्टेंट है, बताने थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट इंट्रिग्ड बाय द लैक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स फॉर डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। पहले तो हम बात कर लेते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर की ज़रूरत आई कहाँ से क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन 8, अगर आप प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 देखेंगे, देयर इज अ सेक्शन 8 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अगर आप ये एक्ट देखें, सेक्शन 8 देखें, तो वहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफिसर इज मैंडेटेड। सो प्रोटेक्शन ऑफिसर का होना ज़रूरी है, अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी है। लेकिन स्टेट्स अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एम्प्लॉय किए ही नहीं है, है ना। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स प्रेफरेबली वुमेन होनी चाहिए, एंड दे हैव अ वेरी पिवटल रोल इन अंडर दिस प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। दे वेरी पिवटल रोल, है ना। बट ये याद रखिएगा कि ये हेल्प करते हैं विक्टिम्स को कंप्लेंट फाइल करने में, इंफॉर्मेशन देने में, पुलिस को इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने में, वुमेन को, विक्टिम्स को इन्फॉर्म करते हैं अबाउट देयर लीगल राइट एंड सपोर्ट देम थ्रू द कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड ऑल, है ना। लेकिन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स लाइक मजिस्ट्रेट हु आर टास्क्ड विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इनैक्टमेंट हैव बीन कंसीव्ड एज द बैकबोन टू इफेक्चुएट द लॉ, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। लेकिन ये कई जगहों पे ऐसा इसका लेटर एंड स्पिरिट में पालन नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि अभी रिसेंटली एक और मिशन शक्ति था गवर्नमेंट का। मिशन शक्ति जो है कि अम्ब्रेला स्कीम है फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। मिशन शक्ति क्या है? अम्ब्रेला स्कीम है फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। एंड वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि भैया प्रोटेक्शन ऑफिसर्स क्या आप कितने क्या आपके पास कंप्लीट है हर जगह? तो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। प्रोटेक्शन ऑफिसर की अगर शॉर्टेज रहेगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं वो बढ़ते रहेंगे और वो उनका ज़्यादा मतलब रिड्रेसल नहीं हो पाएगा। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। मिशन शक्ति के अंतर्गत स्टेट्स ने हालांकि वन स्टॉप सेंटर ज़रूर क्रिएट किए हैं जहाँ पे विक्टिम्स आ सकते हैं, मतलब बट देयर इज स्टिल अ लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन हाउ दीज एक्चुअली स्टेट्स विल एम्प्लॉय द प्रोटेक्शन ऑफिसर्स टू इफेक्टिवली हेल्प द ट्रॉमेटाइज्ड वुमेन एंड ऑल, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सुप्रीम कोर्ट आस्क्स द गवर्नमेंट इफ इट हैड डन व्हाट इट हैज़ डन टू एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो एक बेंच है लेड बाय जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, उन्होंने रिसेंटली जुडिशियल नोटिस लिया है मैनुअल स्कैवेंजिंग का और डेथ ऑफ द पीपल दैट इज हैपनिंग इन द सीवर लाइन्स। इसको देखते उन्होंने कहा कि भैया ये डेथ तो कभी भी कंटिन्यू हो रही है, जबकि आपको पता है कि इंट्रोडक्शन जब हुआ था एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993, याद रखिएगा, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993। इसके अलावा इसके आपके पास इन जो मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 था, उन दोनों के साथ जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है उसको एंड कर दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया है, ठीक है। फिर भी अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि सीवर लाइंस में लोगों की जान जा रही है? तो व्हाट हैव यू डन इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस, ये सवाल पूछा गया है गवर्नमेंट के साथ। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला सवाल है, आर मेंस्ट्रुअल लीव्स पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड ग्लोबली? तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल लीव का कंसेप्ट आ रहा है, बातचीत चल रही है, आप सबको पता होगा। हालांकि इंडिया में भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे मेंस्ट्रुअल लीव्स लागू हैं, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में कहीं मेंस्ट्रुअल लीव्स का कंसेप्ट ही नहीं है। बिहार, इनफैक्ट बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ मेंस्ट्रुअल लीव का कंसेप्ट है। तो मेंस्ट्रुअल लीव क्या होती है? मेंस्ट्रुअल लीव refers to all policies that allow employees or students to take time off when they are experiencing menstrual pain or discomfort। जब menstruation होता है या menstrual cycle जब हो और आपके पेन और डिस्कम्फर्ट हो रहा हो तो एम्प्लॉयज़ और स्टूडेंट्स को बेसिकली लीव दी जाती है। इट कैन वेरी फ्रॉम 2 days to 5 days डिपेंडिंग अपॉन द लिबरल regime which is there in the country or in the state,
ठीक है ना। बहुत सारे, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑथर ने ये कहा कि देखो, नॉट एवरी गर्ल और नॉट एवरी वुमेन इज आस्किंग फॉर दिस मेंस्ट्रुअल लीव। दिस इज बेसिकली मतलब एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हेल्थ को और ये जो वुमेन का राइट टू जॉब है उस सबको बहुत सीरियसली लिया जाता है, वहाँ पर ही इस तरीके का कंसेप्ट है। अदरवाइज बहुत सारी वुमेन और बहुत सारी लड़कियाँ भी इसको डिमांड नहीं करती। इनफैक्ट एक जो PIL गई है अगेंस्ट दिस मेंस्ट्रुअल लीव कंसेप्ट, वो एक वुमेन ने ही की है। उनका ये कहना है कि अगर आप इस तरीके के मेंस्ट्रुअल लीव देंगे तो हो सकता है प्राइवेट के जो लोग हैं दे विल स्टॉप हायरिंग द गर्ल्स एंड ऑल, क्योंकि उनको पता रहेगा कि दिस विल लीड टू अ लॉस ऑफ मैन पावर आवर्स, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो वो काफ़ी ज़्यादा लॉस के रूप में काउंट किया जाएगा। तो ये भी कई लोगों का डर है कि ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयर्स जो है फिर वो एम्प्लॉय करना ही बंद कर दे, लड़कियों को लेना ही बंद कर दे, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बीच में हमको बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब ग्लोबल देखें अगर हम, तो स्पेन बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू ग्रांट पेड मेंस्ट्रुअल लीव टू द वर्कर्स। स्पेन जो थी वो पहली यूरोपियन कंट्री थी जिसने ग्रांट की पेड मेंस्ट्रुअल लीव्स टू वर्कर्स। वर्कर्स नाउ हैव द राइट टू 3 days ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव एक्सपेंडेबल टू 5 days अ मंथ, ठीक है ना। एशिया में जापान अगर हम बात करें तो उन्होंने मेंस्ट्रुअल लीव इंट्रोड्यूस की थी 1947 में, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड एट प्रेजेंट अंडर आर्टिकल 68 एम्प्लॉयज़ कैन नॉट आस्क वुमेन हु एक्सपीरियंस डिफिकल्ट पीरियड्स टू वर्क एंड ड्यूरिंग दैट टाइम। इंडोनेशिया में भी इंट्रोड्यूस की गई थी 1948 में, जिसको अमेंड किया गया था 2003 में, विच स्टेट्स दैट वर्कर्स एक्सपीरियंसिंग मेंस्ट्रुअल पेन आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू वर्क ऑन द फर्स्ट 2 days ऑफ देयर साइकिल। फिलीपींस में बात करें तो वर्कर्स आर परमिटेड 2 days ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव इन अ मंथ। अफ्रीकन नेशंस में जाम्बिया ने इंट्रोड्यूस किया था 1 day लीव अ मंथ विदाउट नीडिंग अ रीजन और अ मेडिकल सर्टिफिकेट, कॉलिंग इट अ मदर्स डे। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंडिया में भी अटेम्प्ट्स की गए हैं, जैसे बिहार एंड केरला, they are the only ones in the country to introduce menstrual leave to women. Bihar government was headed by Lalu Prasad Yadav and introduced the menstrual leave policy 1992, allowing employees 2 days of paid menstrual leave every month. Recently, Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan has announced that state's higher education department will now grant menstrual and maternity leave for students in universities that function under the department, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता रहनी चाहिए। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में डिस्कस करना है। मनरेगा वोज पेमेंट डिलेज टेक्निकल इश्यूज बजट कट्स। अब मनरेगा के क्या क्या इश्यूज हैं वो देख लेते हैं। एक वैसे तो एक लाइन में ही सारे लिखे गए हैं। पहला है पेमेंट डिलेज, दूसरा है टेक्निकल इश्यूज एंड तीसरा है बजट कट। पेमेंट डिलेज में बता दूं आप लोग को, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी पेमेंट नहीं प्रोवाइड की गई है। एंड दूसरा इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है क्योंकि अभी जो नया चेंजेस किया गया है मनरेगा में, उसके अंतर्गत ये उन्होंने कहा है कि सारी की सारी पेमेंट केवल आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से होगी। अब आधार बेस्ड सिस्टम के माध्यम से होगी तो देखो दिक्कत क्या हो रही है। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से केवल 40 से 50% वर्कर्स ही रजिस्टर्ड हैं आधार बेस्ड पेमेंट के लिए, दे आर एलिजिबल टू गेट पेमेंट अंडर दैट। तो जब ऐसा कर दोगे तो 40-50% तो लोग पेमेंट ही नहीं ले पाएंगे आधार बेस्ड इनेबल पेमेंट सिस्टम से, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये पूरा टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है जो कि ऑब्वियस सी बात है, कई कॉमन मैन जो अनस्किल्ड एडल्ट होगा जो रूरल एरिया का, उसको बहुत डिफिकल्ट होगा। एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू डू ऑल दीज थिंग्स बाय हिमसेल्फ। इसके अलावा 80% इन वर्कर्स आर येट टू कंप्लीट द रेलिवेंट फॉर्मेलिटीज ऑफ रजिस्टरिंग देमसेल्फ विद आधार बेस्ड इनेबल्ड एंड ऑल दिस एंड दैट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इशू है जो कि आपको देखना चाहिए। दूसरा इसके अलावा ऑथर ने कहा कि लगभग 33% बजट कट देखने को मिला है इस बार हमको, जो फिनेंशियल ईयर 24 का है। तो द बजट एलोकेटेड टू द स्कीम वॉज स्लैश्ड बाय 33% फॉर दिस फिनेंशियल ईयर। काफ़ी ज़्यादा बजट कट देखने को आपको मिला है। इसके अलावा जो अटेंडेंस है आप सबको पता है कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू की जा रही है। तो ऑल दिस आर द इशूज़, टेक्नोलॉजिकल इशूज़, रजिस्ट्रेशन इशूज़, इंटरनेट इशूज़, कनेक्टिविटी इशूज़ and Aadhaar based payment issues. All these things are the issues which are there. टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी इन OTT रेगुलेशन। अब यहाँ पे ऑथर ने बात की है रिगार्डिंग गवर्नमेंट इशूइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसको जो OTT को रेगुलेट करने का टास्क लिया था। ऑथर ने कहा है कि इंडिया की जो अप्रोच है उसको लाइट टच को रेगुलेशन मॉडल बोला जाता है। लाइट टच को रेगुलेशन मॉडल। तो लाइट टच को रेगुलेशन मॉडल में क्या होता है कि सेल्फ रेगुलेशन तो रहता ही रहता है इंडस्ट्री लेवल पे, एक फाइनल ओवरसाइट रहता है मिनिस्ट्री लेवल पे। लाइट टच
को रेगुलेशन मॉडल बोलते हैं, जहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन रहता है एज वेल एज ओवरसाइट रहता है एट द मिनिस्ट्री लेवल, ठीक है ना। एंड ऑथर ने यहाँ पे बताया, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फॉलो नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल रूल्स बोलते हैं कि एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए एंड कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, और मैंडेट करते हैं एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म्स इंक्लूडिंग पेरेंटल लॉक, कंटेंट क्लासिफाइड एज फॉर कंटेंट क्लासिफाइड एज UA 13+ और हायर एंड रिलायबल एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म फॉर प्रोग्राम्स क्लासिफाइड एज A 18+। तो ये सारी चीज़ें मैंडेटेड है अंडर दिस कोड। पहला तो क्या है कि एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, दूसरा उन्होंने कहा कि पेरेंटल कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, है ना, पेरेंटल लॉक एंड ऑल। देन 13+ कंटेंट क्लासिफाइड जो है उसके लिए एक मतलब पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए, प्लस अगर 18+ कंट्रोल कोई है प्रोग्राम तो उसके लिए रिलायबल एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म भी होना चाहिए, एज वेरिफिकेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑथर ने बात की कि किस तरीके से ये इश्यूज़ हैं। अभी OT2 रूल्स 2021 में नोटिफाई किए गए थे, बट देयर इज अ लिटिल अवेयरनेस अमंग देम, अभी भी पब्लिक को इनके बारे में जानकारी नहीं है। रूल्स कहते हैं कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की वो OTT वेबसाइट इंटरफेस में होनी चाहिए, लेकिन अभी भी इसका कंप्लायंस बहुत कम है ना। या तो कंप्लेंट रिड्रेसल इन्फॉर्मेशन पब्लिश ही नहीं की गई है, अगर पब्लिश की गई तो ऐसे मैनर में की गई कि उसको इजीली आप नोटिस नहीं कर सकते, है ना। तो इसके अलावा द डिटेल्स आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ OTT ऐप इंटरफेस एंड दैट नीड्स टू बी इंश्योर्ड, क्योंकि ऐसे में ही लोगों को जानकारी मिलेगी, ऐसे में ही आपका कंप्लायंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा OTT पब्लिश करता है, पब्लिशर्स डिस्प्ले की इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू देयर ऑब्लिगेशंस, टाइमलाइंस एंड फॉर कंप्लेंट रिड्रेसल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर ग्रीवेंस ऑफिसर्स एक्सेट्रा, है ना। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट वो सारी मेंशनड नहीं रहती हैं। मैनर, टेक्स्ट, लैंग्वेज, फ्रीक्वेंसी फॉर डिस्प्ले ऑफ वाइटल इन्फॉर्मेशन कुड बी इंश्राइंड इन द रूल्स। अब ऑथर ने कहा कि रूल्स में क्या कर सकते हो आप लोग कि मैनर, टेक्स्ट, लैंग्वेज और फ्रीक्वेंसी कब, कैसे, क्या, किस भाषा में ये सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, वो सब आप रूल्स में ही बता दो ना, तो इनको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा OTT इंडस्ट्री एसोसिएशन कुड बी मैंडेटेड टू रन पीरियोडिक कैंपेन्स इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑल्सो। OTT इंडस्ट्री एसोसिएशन को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये कैंपेन्स चलाए जाने चाहिए ताकि लोगों को ग्रीवेंस रिड्रेसल के बारे में पता चल सके। अगर दूसरा जो मैटर था एज रेटिंग का, है ना, और जो दूसरा है तो उसमें ऑथर ने कहा है कि जो रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस हैं वीडियो की उसी भाषा में आपको दिखाना चाहिए, केवल इंग्लिश में ना दिखाना चाहिए। इसके अलावा प्रोविजंस एम्बेडेड इन लॉ फॉर डिस्प्ले ऑफ एंटी टबैको मैसेजेस इन द फिल्म जो रहना चाहिए वो आपको फॉलो करने चाहिए। इसके अलावा जो कंटेंट डिस्क्रिप्टर्स हैं दे कुड शो प्रोमिनेंटली इन फुल स्क्रीन मोड। जो कंटेंट रेटिंग है, एज रेटिंग है, ये फुल स्क्रीन मोड में आप दिखाओ, ना कि छोटे से किसी ब्लैक स्क्रीन के छोटे से किसी साइड में दिखाओ, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है एंड और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। पीरियोडिक ऑडिट होना चाहिए एक्चुअल एक्जिस्टेंस का एंड एफिकेसी ऑफ एक्सेस कंट्रोल का, एज वेरिफिकेशन का, डिस्प्ले ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल डिटेल्स का, इनका प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए। और ये जो चीज़ है बेसिकली ये आपका क्या बोलती है पीरियोडिकल ऑडिट के बारे में ऑथर ने कहा कि पीरियोडिकल ऑडिट होने चाहिए, है ना। द रूल्स ऑल्सो रिक्वायर डिस्क्लोजर ऑफ ग्रीवेंस डिटेल्स बाय पब्लिशर्स एंड सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज एंड द रिपोर्टिंग फॉर्मेट only captures the number of complaint received and decided instead the full description of complaint received। तो और एक और चीज़ है कि जो रिपोर्टिंग है उसमें भी केवल कंप्लेंट्स, कितनी कंप्लेंट्स के लिए नंबर्स दिखा रहा है, जबकि क्या दिखाना चाहिए, क्या कंप्लेंट थी और क्या डिटेल थी उसकी, वो भी दिखाना चाहिए। तो इससे और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ठीक है ना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देयर इज अ नीड टू एस्टैब्लिश अ स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर रेगुलेटिंग ब्रॉडकास्ट कंटेंट, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हालांकि पेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच स्टैट्यूटरी रेगुलेटर फॉर द मीडिया द IDC's मेंबरशिप में हैव मोर ब्रॉड बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ तो ऑथर ने वही कहा कि भैया जब तक आप स्टैट्यूटरी बॉडी बनाते हो कि नहीं बनाते हो, लेकिन एक करंट रूल्स में जो एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी है ना, तो वहाँ पे उसको आप थोड़ा और ब्रॉड कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऑथर ने कही है। आई होप यू गॉट clarity regarding all these things and there is no provision for disclosure or publication of an apology, warning, censure or on the platform or website. This may be incorporated in the rules। तो एक provision होना चाहिए for disclosure और publication of an apology, warning, censure, है ना। तो ये एक basically प्लेटफॉर्म और वेबसाइट में
शोकेस करने के लिए प्रोविजन होना चाहिए, ठीक है, देख मे बी इनकॉर्पोरेटेड इन द रूल्स, है ना। एंड फाइनेंशियल पेनल्टीज ऑन एररिंग में ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, जो अगर कोई नहीं फॉलो करता रूल्स तो फाइनेंशियल पेनल्टीज भी होनी चाहिए, है ना। इट्स अ हाई टाइम वी इंट्रोड्यूस दीज रूल्स एंड मेक श्योर दैट दे आर एम्प्लॉयड इन spirit and letter. So I hope you got clarity. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.